हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दयाल केमिस्ट्री क्लासेस। और ये मेरी 10th वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इसमें हम पढ़ा रहे हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट लेक्चर है। 11th ऑर्गेनिक लेक्चर में एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड ओवर हो जाएगा और 12th लेक्चर में इसकी एंट्रेंस वीडियो आएगी। 13th में नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल फिनॉल, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। सफ़र ऑर्गेनिक का जारी है। अब की बार ऑर्गेनिक की बारी है कि वो आपको आए। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में कन्वर्जन चल रहे थे, 4 देता हूँ, 4 ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 9th वीडियो में काफ़ी सारे हमने कर लिए थे, अब ये 10th में करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कन्वर्जन है इस वीडियो का ब्यूटीन टू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। चलिए देखते हैं। अब ब्यूटीन में कुछ नहीं बोला तो इसलिए 1 लेंगे। वैसे ब्यूटीन के बारे में बोलना चाहिए कि 1 है कि 2 है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब यहाँ पे आई लाना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ खाली किसके साथ लगता है? HBr के साथ। तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब Br की जगह आई लाने वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई है, फिंकलस्टीन NaI एसीटोन। क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH2I। चेक करिएगा। अब तो सेकंड कन्वर्जन करके देखिए अपने आप, एनालीन टू क्लोरोबेंजीन। जब भी कभी एनालीन से कन्वर्जन शुरू हो तो मैंने आपको बताया हुआ है पहली वीडियोस में कि डायजोटाइजेशन के थ्रू जाएगी रिएक्शन। जाएगी कौन से रिएजेंट के थ्रू? डायजोटाइजेशन, यानी NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बना? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। N2 प्लस और Cl माइनस। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन लाना है तो कौन सा रिएजेंट होता है? Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, यानी सेंडमेयर्स रिएक्शन हो गई है। चेक करिएगा सब बच्चे। तो दोनों कन्वर्जन हो गए, मिटा रहा हूं मैं। देखिए ये वाला हो गया है, जिससे क्लियरिटी होती रहेगी कौन सा हो गया हौच पौच ना हो। अब इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले मैं ये दोनों स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना रहा हूँ और एक बना रहा हूँ आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चेक करिएगा, ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ध्यान से देखना,
ये है हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। चेक करिए क्या हो रहा है कन्वर्जन में। क्या कार्बन बढ़ रहे हैं? नहीं। कम हो रहे हैं? नहीं। ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं। रिडक्शन हो रहा है? नहीं। क्या चीज़ हो रहा है? पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो पोजीशन शिफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। अब मार्कोनिकॉफ हो या एंटी मार्कोनिकॉफ हो, किस पे लगती है रिएक्शन? एल्कीन्स पर लगती है। तो इसका मतलब पहले अब एल्कीन बनाएंगे, फिर उसके बाद मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने वाला रिएजेंट बताइए। एल्कोहलिक KOH। क्या बना? अब देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट में जो Br लाना है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लाना है या कम वाले पे? ज़्यादा वाले पे। तो इसका मतलब ज़्यादा के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ, कम के लिए मार्कोनिकॉफ। क्या डाला हमने? HBr इन प्रेजेंस ऑफ चलिए अब नए 4 कन्वर्जन लिखता हूँ। तो बच्चों अब की बार 3 कन्वर्जन लिखे हैं, 4 की जगह, माफ़ी चाहूँगा। चलिए माफ़ी मिल गई। तो 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 ब्यूटीन। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से अब आप ये कर लेंगे। फिर भी देखते हैं। CH3 CH2 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 OH। 1 आयोडोब्यूटेन के लिए हमने इसमें डाला Pi3, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे स्पेस बना ली, और फिर से CH2 आई ऊपर लिख दो, नीचे वो एक ही बात है। दूसरा कन्वर्जन कर रहे हैं 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन। फिंकलस्टीन। कौन सी रिएक्शन? NAI एसीटोन। फिंकल, अंकल नहीं, फिंकल, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन, अंकलस्टीन नहीं, फिंकलस्टीन। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। थर्ड वाला भी बहुत आसान है। 1 क्लोरोब्यूटेन से ही बनाना है तो यहीं से बना दूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड नहीं अभी आएगा, अब आएगा CH डबल बॉन्ड। चलिए 4 कन्वर्जन इसके बाद फिर मैं और लिख रहा हूँ, और फिर मैं आपको उसके बाद SN1 SN2 समझाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन्स चल रहे थे हमारे, करीब करीब शायद समझ आ गए हों आपको। चलिए और लिख लेते हैं 1-2। बेंजीन इंटू
मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। दूसरा 2-ब्रोमो-प्रोपेन, 2-ब्यूटेनोइक एसिड। ईथेन इंटू 2-ब्यूटेनॉल। चलिए ये 3 और कर लेते हैं, बोर्ड पर देखिए। बेंजीन इंटू मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड और 2-ब्रोमोप्रोपेन टू दिस ब्यूटेनोइक। चलिए तो बेंजीन टू मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड देखते हैं। सबसे पहले हमने CH3Cl डाला इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सही है। अब क्या बना CH3। फिर मैंने आपको बोला कि मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पे लाना है, तो एक क्लोरीन ग्रुप और एक COOH ग्रुप है। कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है? COOH। तो पहले हमने COOH लेके आए हम। एल्कलाइन के MnO4 से आप जानते हैं क्या होगा। CH3 की जगह पर क्या आ गया? COOH। फिर अब हमने इसका क्या करा? क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्या प्रोडक्ट मिल गया बताइए? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। बोलिए आ गया, समझ नहीं आ पाया? अच्छा दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। 2-ब्रोमोप्रोपेन से ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन बढ़ाने हैं और कार्बन भी थोड़ा अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इनमें प्रैक्टिस ही काम आती है, इसमें ज़्यादा वो पॉइंट्स काम नहीं आते कि ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो काम आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस और दिमाग पे जोर डालिएगा, जब होगा देखते हैं कैसे होगा वैसे। तो आज मैं कवर करूँगा इस चैप्टर की, इस वाले लेक्चर में, रीजनिंग ऑफ दिस चैप्टर, थोड़ा आइसोमेरिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SN1SN2, क्योंकि SN1SN2 के लिए ना कार्बोकेटायंस, उनके रीअरेंजमेंट्स, आइसोमेरिज्म, चाइरल कार्बन, ये सब लगेगा। तो बहुत थोड़ा सा उसका बेस बनाएंगे आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में SN1SN2 ही चलेगा बस खाली। तो चेक करिए, 2-ब्रोमोप्रोपेन में हमने इसमें डाला एल्कोहलिक KOH, क्या होगा बताइए? HBr निकलेगा। यहाँ तक चेक करिए सब बच्चे। अब इसमें हमने डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। चेक करिए, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्या बना? CH3 CH2 CH2Br। यहाँ तक आ गया, चेक करिए। फिर एल्कोहलिक KCN, कार्बन बढ़ाना है,
एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। क्या बन गया बोलो? CN आ गया। अब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था आपको, तो आंसर इज CH3 CH2 CH2 COOH। चेक करिएगा, बोलो आगे कन्वर्जन्स करने समझ नहीं आए? ठीक बात है। देखो बाहर तो नहीं निकल गया। इथेन टू 2-ब्यूटेनॉल। तो चलिए ये वाला कन्वर्जन हो गया, इसे मिटा रहे हैं। ये वाला कन्वर्जन भी हो गया, इसे भी मिटा रहे हैं। अब एक बचा ये इथेन टू 2-ब्यूटेनॉल। इथेन इंटू 2-ब्यूटेनॉल। चलिए इस कन्वर्जन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं, तो कैसे आप भी सोचा करिएगा। पहले मैंने इसमें क्लोरीन डाला, लाइट, क्या बना? CH3CH2Cl। मैंने आपको बताया ना ग्रिग्नार्ड रीजेंट लगा सकते हैं और वुड्स, तो दोनों से करके दिखा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड से भी और वुड्स रिएक्शन से भी। इसमें हमने क्या डाला? सोडियम ईथर। यानी एक रास्ता तो ये जा रहा है सोडियम ईथर से यानी वुड्स रिएक्शन से, और दूसरा रास्ता हम ले जाएंगे इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए दूसरा रास्ता इधर से Mg ईथर, दो रास्ते एक साथ चल रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? CH3CH2MgCl, ग्रिग्नार्ड बन गया। और यहाँ पर क्या बना बताओ? CH3CH2CH2CH3। चेक करिए यहाँ तक सब बच्चे। इसके बाद इसमें क्या करा हमने? ब्रोमीन लाइट, CH3CHBr CH2CH3। चेक करिएगा। उधर चलते हैं ग्रिग्नार्ड की तरफ। ग्रिग्नार्ड में तो आंसर भी आ गया, यानी हम CH3CHO अगर डालें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो CH3CHO को CH3CH2MgBr से रिएक्शन कराने पर, कराकर देखिएगा खुद, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया 2-ब्यूटेनॉल। अब इधर से यहाँ जाएंगे कैसे? देखिए यहाँ पर हमने एक्वस KOH, चेक करिए सब बच्चे। चलिए तो अब मैं आपको SN1 SN2 की तैयारी करा रहा हूँ एक तो, और इस चैप्टर की जितनी रीजनिंग है, रीजनिंग मीन्स कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, वो सारा करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट तो अब ना बेसिकली इस चैप्टर में मुझे रीजनिंग पढ़ानी है, SN1 SN2 पढ़ाना है। तो उन दोनों चीज़ों के लिए मेरे को ना आइसोमेरिज्म चाहिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से थोड़ा कम। और टाइम और उनके रीअरेंजमेंट्स
उनकी क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटीज़, ये सब पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आगे चैप्टर चलेगा। तो पहले समझते हैं, चलिए। यानी अब हम आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं थोड़ा सा, और कार्बोकेटाइन, देयर रीअरेंजमेंट्स, देयर स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज, ये सब समझने जा रहे हैं। उसके बाद फिर SN1 SN2 आएगा, तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले डालिए चाइरल कार्बन, या हेडिंग ही डाल लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखिए। ए कंपाउंड हैविंग one or more chiral carbon atom। तो चाइरल कार्बन की डेफिनेशन आ गई। तो कुछ लोग इसे चिराल, कुछ लोग चाइरल, कुछ लोग एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन, चाइरल कार्बन, चिराल कार्बन, ये सब बोलते थे। तो ऐसा कार्बन, एक कार्बन whose all the four valencies are satisfied by different functional groups। चेक करिएगा सब बच्चे यहाँ तक। तो बोलो बच्चों, आ गया? समझ नहीं आ पाया? चाइरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड हों। अब उस चाइरल मतलब एक कंपाउंड है जिसके अंदर चाइरल कार्बन आ गया, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर तो हो ही गया पक्का। अब वो एक्टिव है या इनएक्टिव है ये भी हो सकता है, समझना बातों को। यानी ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि चाइरल कार्बन आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। चाइरल कार्बन होने के बावजूद भी कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ आपको। यानी ऑप्टिकल आइसोमर भी कितने टाइप के होते हैं? दो, एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन हाँ, चाइरल कार्बन एटम आते ही ऑप्टिकल आइसोमर तो हो गया। एक्टिव फिलहाल उसको बोलते हैं जब मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक कंपाउंड में से पास करूं, जिस कंटेनर में कंपाउंड भरा हुआ हो मैंने, अगर वो लाइट को रोटेट कर दे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उनको तो बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सीधा कंटेनर में पास होने के बाद भी सीधी जाए तो वो कहलाता है इनएक्टिव। प्लेन पोलराइज क्या होती है? जिसे आपने एक्सपेरिमेंट करा हुआ, निकोल प्रिज्म होता है लैब में, उसमें से आप लाइट पास करके बाद में पिन गाड़ते हो फिजिक्स में,
तो वो पिंस एक ही लाइन में, जबकि जैसे मान लो लाइट प्रिज्म में जाने से पहले चारों डायरेक्शन में, जैसे मान लो मैं बल्ब हाथ में पकड़ लूँ जला हुआ, तो उसकी लाइट चारों डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद वो लाइट एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही प्लेन में चलेगी। वो जो पिंस गाड़ रहे हैं इसका मतलब है वो प्लेन ऑफ द लाइट हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स उस लाइट को, यानी पहले मैं लाइट लूँ, निकोल प्रिज्म से पास करूँ, और वो जो रे मिले उसको मैं इसमें पास करूँ ऑप्टिकल कंपाउंड में। अगर वो रोटेट कर दे तो एक्टिव, रोटेट ना करे तो इनएक्टिव। फिर एक और बात बताता हूँ, एक चाइरल कार्बन अगर एटम है किसी कंपाउंड में तो वो 100% एक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक से ज़्यादा चाइरल कार्बन एटम होते हैं तो सोचने वाली बात होती है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इनएंशोमर्स किन को बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स किन को बोलते हैं, तो समझते हैं चलिए, क्योंकि ये सारा इस चैप्टर में लगेगा आपका और एंट्रेंस में भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने टाइप के, एक्टिव, इनएक्टिव। चेक कर लीजिए। एक्टिव दोज कैन रोटेट्स, those can rotate plane of polarized light, plane of polarized light either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। तो इनएक्टिव कौन होंगे बताइए? दोज कंपाउंड्स, लिखिए, दोज कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन, ये लिख दूं ज़्यादा बेटर है, मोर देन वन चाइरल कार्बन एटम, but do not rotates the plane of polarized light। तो ये उतारिए सामने से मैं तो बेसिकली इस बात को ऐसे मत ले लीजिएगा कि ध्यान से समझना, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। आप ये मत समझ लेना कि एक कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा चाइरल कार्बन एटम है तो वो हमेशा इनएक्टिव होगा। एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है तो 100% वो एक्टिव होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चाइरल कार्बन एटम है, दोज कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन चाइरल कार्बन एटम बट डू नॉट रोटेट, साथ में ये भी तो है ना, बट डू नॉट रोटेट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा चाइरल कार्बन एटम हो तो हमेशा इनएक्टिव होगा, एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है।
लेकिन हाँ एक कार्बन एटम है तो हमेशा एक्टिव होगा, ये वाली बात बताई मैंने आपको। तो अब आगे समझते हैं बातों को। ये वाला सारा उतार लो बच्चों, तो उतार लिया होगा अब तक, अब मिटा रहा हूं। चलिए, तो मैं एक चाइरल कार्बन वाला कंपाउंड बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2-ब्यूटेनॉल, ध्यान से समझिएगा, ये आइसोमेरिज्म पे बेस्ड एंट्रेंस में क्वेश्चन तो ज़्यादातर आइसोमेरिज्म बेस्ड आ रहे हैं। चेक करिएगा। तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये चाइरल है। इसके एक साइड देखिए ये हाइड्रोजन दिख रहा है, एक साइड OH, एक साइड ये वो पूरा ग्रुप, एक साइड ये वाला ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके पास एक चाइरल कार्बन एटम है और इसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो या तो इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वालों को टेक्निकली डेक्स्ट्रो बोलते हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उन्हें हम बोलते हैं लीवो। लेफ्ट से लीवो, राइट डेक्स्ट्रो। तो बोलो यहां तक समझ आ गया नहीं आया? क्योंकि ये सब SN1 SN2 में सब चाहिएगा मेरे को। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इनेंशियोमर्स। डेफिनेशन डालिए, ENN इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन लिखिए। पहले मैं समझा देता हूं फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया वही 2-ब्यूटेनॉल जो भी बनाया था उसको मैंने वर्टिकली बना दिया बस। अब इसकी मैं मिरर इमेज बना रहा हूं। ध्यान से समझना, अगर चाइरल कार्बन के अराउंड चीज़ों को लिखा जाए तो उनकी पोजीशंस बदलने से भी नया आइसोमर डेवलप हो जाता है। यानी कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो यहाँ चाइरल कार्बन नहीं होता तो OH को आप लेफ्ट साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो, ऊपर लिखो नीचे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही बात कहलाएगी। लेकिन चाइरल सेंटर के इधर उधर पोजीशंस को बदलने से भी आइसोमेरिज्म चेंज हो जाता है। वही बोर्ड पर देखिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। तो इनेंशियोमर्स की क्या डेफिनेशन हो गई? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो, इसको अगर मैं उठाऊं ऊपर और इसके ऊपर रखूं तो OH के ऊपर क्या आएगा? H के ऊपर क्या आएगा? OH। यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सुपर इम्पोजेबल वो होगी जैसे मान लो आप अपने को मिरर में देख रहे हो और मिरर में देख के अपनी इमेज को निकाल के आप अपने ऊपर रख दो तो आप देखो पूरे ढक जाओगे। तो दैट इज कॉल्ड एज, वो भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, बट वो आपकी जो इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। समझो बच्चों, अब जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर एक इन दोनों में से डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। किसी को भी डेक्स्ट्रो किसी को भी लीवो लिख सकते हैं।
उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो। फिलहाल समझते हैं। तो डेक्स्ट्रो लीवो हो गए, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, और दोनों जितना ये राइट में रोटेट करेगा लाइट को, उतना ही ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। दोबारा समझो, मान लो ये 30 डिग्री राइट में रोटेट कर रहा है, तो ये 30 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इन दोनों को एक कंटेनर में भर लूँ इक्वल अमाउंट में, से 10 मॉलिक्यूल्स इसके ले लूँ और 10 इसके ले लूँ, तो उस कंटेनर में से जब मैं लाइट को पास करूँगा तो वो लाइट अनरोटेटेड पास होगी सीधी। तो उस मिक्सचर को जो इक्वल अमाउंट में इनएंशोमर्स होते हैं उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। थोड़ी देर बाद डेफिनेशन आएगी, ध्यान रखिएगा। रेसमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल प्रपोर्शन ऑफ इनएंशोमर्स। बोलो, आ गया समझ? ठीक है, तो इनएंशोमर्स की डेफिनेशन लिखिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल ध्यान से देख लीजिएगा, उधर कट रहा है वो। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images of an optically active compound, of an optically active compound। चेक कर लो सब बच्चे जरा ध्यान से। नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror image of an optically active compound are called as enantiomers of each other। तो enantiomers की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिख लेना ये सारी बातें। They shows same chemical, same physical, boiling point, melting point, all the properties are same. So they are called as, therefore they are very difficult to separate if they are present in a mixture। बोलो मिरर इमेज समझ गए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी ये दो कंपाउंड कहलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये दो कंपाउंड हैं। दे आर टू कंपाउंड्स। बोलिए, आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, इनएंशोमर समझ गए। अब इसके नेक्स्ट डेफिनेशन समझो। डायस्टीरियोमर्स। बहुत लंबा खेल है, तभी तो मैं आपको कह रहा था कि SN1 SN2 ये चैप्टर में काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एंट्रेंस में जो मैं एंट्रेंस वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वाले, इस वाले चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की, सभी में ये सब कुछ लगेगा ही लगेगा। उसके बिना एंट्रेंस होता ही नहीं। बोर्ड में तो क्या है, बहुत आसान होता है। मैं आपको अभी 2 मिनट में SN1 SN2 समझा दूँ। बोर्ड में कुछ है ही नहीं। बोर्ड का तो ये समझ लो बस इतना सा है, SN1 का मतलब होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और SN2 का मतलब होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। बस इतना सब बोर्ड तो ही है। आप कहोगे सर बोर्ड लेवल पे तो, यानी कोई कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जिस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो कार्बन अगर ज़्यादा घिरा हुआ है तो समझ लो SN1, वो कम घिरा हुआ है तो समझ लो SN2। बोर्ड तो इतने से ही ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड का क्या है, दोबारा बता देता हूँ। जिस कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल लगा है, जैसे मान लो RH प्लस एक्वस KOH गिव्स ROH,
तो वो RX में जिस पे X लगा है, अगर वो कार्बन ज़्यादा सराउंडेड है, मतलब चारों तरफ उसमें ब्रांचिंग है, तो SN1। कम ब्रांचिंग है या दूर है ब्रांचिंग, SN2। लेकिन उतने से काम तो नहीं चलता, एंट्रेंस में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, और इवन मैंने तो देखा NCERT में भी नहीं चल पा रहा, सारा कुछ लगा रखा है उन्होंने। चलिए, तो डायस्टीरियोमर्स पढ़ा रहा हूँ। पहले इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं डायस्टीरियोमर्स के, और ये समझ लेना बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। इसको अदरवाइज ना लें, समझ लें इसको, कोई नहीं समझाएगा इतने सिंपल वे में। तो ये कंपाउंड ले लिया मैंने, देखो बच्चों इसमें 2 चाइरल कार्बन है, ये वाला भी चाइरल है, ये वाला भी। अब मैंने क्या करा, इसमें ऐसे करके साइड इसकी मिरर इमेज, मिरर नहीं है एक तरीके से, बस समझ लीजिए कुछ है लाइन, CH3 OH H Br सभी बच्चे चेक करो, ध्यान से देखना। इस वाले पार्ट को तो मैंने, सॉरी एक मिनट, इस वाले पार्ट को तो मैंने ऐसे रखा है, देखो चेक करो, और नीचे वाले पार्ट का H उधर ले गया हूं मैं, Br इधर ले आया हूं मैं। यानी अगर आप ध्यान से देखें, आधे कंपाउंड की तो मिरर इमेज बन रही है और आधे कंपाउंड की मिरर इमेज नहीं बन रही। यानी ये वाला पार्ट तो आप देखो सुपर इम्पोजेबल है, ये वाला पार्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ऐसे केस में ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, और दोनों ही लाइट को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, बट अप टू डिफरेंट एक्सटेंट। समझना बातों को, डायस्टीरियोमर्स बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव and rotates the plane of the polarized light in the same direction but up to the different extent, and their boiling and melting points are different. They can be separated from each other by fractional distillation. तो जब इनेंशियोमर्स को सेपरेट करना हो तो फर्स्ट वी ट्रांसफॉर्म देम इनटू डायस्टीरियोमर्स। तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। ऊपर वाले को तो मैंने रखा है सेम, नीचे वाले की मिरर इमेज बना दी है। तो कंपाउंड आप क्या कह सकते हैं, क्या डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी कंपाउंड इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इट्स इमेज, ना तो मिरर इमेज बोल रहा हूं मैं, ना सुपर इम्पोजेबल बोल रहा हूं, कंपाउंड एंड इट्स इमेज, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। ध्यान से समझना, कंपाउंड एंड इट्स इमेज बोथ आर नाइदर मिरर इमेजेस नॉर सुपर इम्पोजेबल, आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। वर्ड्स पे ध्यान देना, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। नाइदर तो मिरर इमेज है पूरी, और ना ही वो सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन वो इमेजेस हैं। इमेजेस का मतलब जितना कंटेंट एक साइड है उतना ही कंटेंट आपका दूसरी साइड है। तो बोलो आया समझ, नहीं आ पाया बच्चों? एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, इनका मिक्सचर भी एक्टिव ही होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। और दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Both of them rotates the plane of the polarized light in the same direction। तो उतार रहा हूं बोर्ड पर ये सारे पॉइंट्स, मिटा रहा हूं मैं इसको पहले लिखने के लिए। ध्यान से देख लो बच्चों, है ना।
तो क्या क्या पॉइंट हुए, पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स पहला पॉइंट। ऑप्टिकल कंपाउंड and its image, neither mirror image nor superimposable, ना तो वो मिरर इमेज है ना सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन हाँ इमेज तो है। सेकंड पॉइंट, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, both of them are optically active. Third point, rotates the plane of polarized light in the same direction. जबकि जो इनेंशोमर्स थे वो लाइट को रोटेट करते थे अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे बट अप टू द डिफरेंट एक्सटेंट। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ पॉइंट को, ये समझिएगा। वहीं से आगे आ रहा है, ध्यान से समझना। सेम डायरेक्शन बट अप टू डिफरेंट एक्सटेंट, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन दोनों केसेस में अलग होगा बच्चों, चेक करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स कॉमा मेल्टिंग पॉइंट्स are different, so can be separated by fractional distillation। कहने का मतलब जो इनेंशोमर्स होते हैं उनको भी अगर हमें सेपरेट करना है तो पहले हम उन्हें डायस्टीरियोमर्स में बदल लेते हैं, देन वी सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अदरवाइज इनेंशोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज दे हैव सेम केमिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो रेसमी मिक्सचर की डेफिनेशन समझा दी थी मैंने कि एक मिक्सचर होता है जिसमें कि लीवो और डेक्स्ट्रो, एक ही कंपाउंड के लीवो डेक्स्ट्रो, अलग अलग के नहीं समझना,
अलग अलग में तो अलग अलग हो जाएगा। अगर मान लो आपको सर ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रेक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी होता है, मैं आपको बताऊं। अगर उन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला लूं तो वो रेसमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स के डिग्री ऑफ रोटेशन अलग अलग होंगे। ये तो एक ही कंपाउंड के इनेंशियोमर्स अगर हों तो फिर इनेंशियोमर्स ही उनको कहते हैं। खैर ग्लूकोज और फ्रेक्टोज तो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे भी नहीं, सही बात है। तो इनेंशियोमर्स इफ प्रेजेंट इन द इक्वल प्रोपोर्शन देन द मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर and it does not rotates the plane of the polarized light। बोलो आ गया, समझ नहीं आ पाया? चलिए तो ये सारा उतार लीजिए। तो आप समझ गए सब बच्चे। अब मैं आपको एक रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और एक मीजोमेरिक फॉर्म की। तो रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन बता दी है। मीजोमेरिक फॉर्म और बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर देखेंगे, लिखने का काम बाद में। ध्यान से समझना। CH3CHOH CHOH CH3, ये कंपाउंड आप देख रहे हैं जिसमें ये वाला कार्बन भी चायरल है और ये वाला कंपाउंड भी चायरल है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉट 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 यानी मिरर बना दूँ, समझ लीजिए, तो ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला, ऊपर वाला पार्ट सॉरी नीचे वाला पार्ट, दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं। देखो आप, सुपर इम्पोजेबल पार्ट है, यानी इस टुकड़े को उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं तो H के ऊपर ये वाला H आ जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को मीजो आइसोमर्स बोलते हैं। मीजोमर्स। और ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन कहलाता है इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मतलब कंपाउंड में अपने को ही कंपनसेट कर रहा है। ये मान लो ये वाला पार्ट राइट में रोटेट कर रहा है तो ये वाला पार्ट लेफ्ट में रोटेट कर देगा। ओवरऑल रोटेशन कितना हो जाएगा? 0। जबकि ध्यान से देखना, रेसमिक मिक्सचर जो है वो एक्सटर्नल कंपनसेशन कहलाता है। एक्सटर्नल का मतलब एक मॉलिक्यूल के रोटेशन को दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल कर रहा है, यानी उसमें इनेंशियोमर्स हैं इक्वल क्वांटिटी में, 50-50 या 10-10 या 20-20। तो पहले 50 के रोटेशन को दूसरे वाले 50 कैंसिल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। बोलो आ गया, समझ नहीं आया? रेसमिक मिक्सचर और ये सारा समझ गए? बोलो उतार लिया? तो चलिए मैं आपको रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन और मीजोमर्स की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, मीजो आइसोमर्स। तो चल देखिए, लिख लो। रेसमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज ए रेसमिक मिक्सचर मिक्सचर ऑफ enantiomers
इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल प्रपोर्शन। Mixture is optically inactive. Mixture is optically inactive due to external compensation. समझ गए? external compensation, due to external compensation, और मीजो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ये उतार ली जल्दी से। तो मीजोमर्स की डेफिनेशन और लिखवा देता हूँ। मीजोमर एन ऑप्टिकल कंपाउंड, एक्टिव मत लिख देना, गलत हो जाएगा। एन ऑप्टिकल कंपाउंड हैविंग more than one chiral carbon, having more than one chiral carbon and have a plane of symmetry, plane of symmetry। compound is optically inactive, compound is optically inactive ड्यू टू, क्या लिखूं बताइए? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मतलब कंपाउंड का आधा पार्ट तो रोटेट करेगा राइट में, आधा रोटेट करेगा लेफ्ट में, ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों।